फ्रेंड्स फाइनली मैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और फ्रेश चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा को स्टार्ट करने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आइडिया होगा वेक्टर से रिलेटेड, और सीबीएसई बोर्ड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है और जितना ज्यादा क्वेश्चन आप लोग कर पाएगा उतना अच्छे से ये चैप्टर आपका प्रिपेयर होगा। टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। कहीं से भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, जो हमारा आज का टारगेट होगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि स्केलर और वेक्टर आपका होता क्या है, प्लस आपको यहाँ पर जो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देन मैं यहाँ पर आपके लिए मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूंगा। देन यहाँ पर मैं पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करूंगा। मैं ये आज का एम बता रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। देन यहाँ पर इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। और ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर जो यहाँ पर हमारा यूनिट वेक्टर है इसमें हम लोग आज सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। और यूनिट वेक्टर से रिलेटेड हम लोग 3 से 4 बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन लगाने वाले हैं। उसके बाद आप सभी का यूनिट वेक्टर जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज का टारगेट हमारा ये सब है, देखते हैं हम लोग कहां तक पहुंच पाते हैं। तो पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए और ब्लैक और ब्लू जो पेन आपके अगल बगल में उसको आप लोग निकाल लीजिए और अगल बगल की डिस्ट्रैक्शन को भी आप लोग हटा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं सीधा पहले टॉपिक की ओर। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, अगर आप एमएचटी सीईटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है अपकमिंग फ्री क्लासेस। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर लाइक स्वाति मैम हो गई, राहुल सर हो गए, ये सब जो टॉप एडुकेटर है वो बिल्कुल आपको बेसिक से टीच करेंगे और एक प्रॉपर शेड्यूल में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि 9 दिसंबर को 7 PM में एक्सक्रिएशन का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। देन यहाँ पर 8 AM में 9 दिसंबर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का करवाया जाएगा। तो इसी जैसा पूरा एक प्रॉपर शेड्यूल में आपके क्लासेस चलेंगे। अब देखिए, इतना ही नहीं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पर जाके आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कंप्लीट शेड्यूल दिख जाएगा सभी पीसीएम, पीसीबी या फिर पीसीएमबी स्टूडेंट के लिए। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर दे के देन रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, आपको इनवाइट कोड मांगा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, उस इनवाइट कोड में आपको इनवाइट कोड fastest_education का यूज कर लेना है। अगर ये इनवाइट कोड आप लोग यूज करते तो आपके लिए क्लासेस यहाँ पर फ्री हो जाएंगे और भी टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो अगर आपको वेबसाइट के थ्रू देखना है तो वो भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग अनअकैडमी के ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं। तो जाइए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इस बार आप सभी को करना है एमएचटी सीईटी एग्जाम्स को क्रैक अनअकैडमी के साथ। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स वाले बच्चे को तो पता होगा, इवन कॉमर्स वाले ने भी क्लास 10th में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। अब देखिए, स्केलर मतलब क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। क्या आपने क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12 में पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दीजिए, आपका कोई भी स्केलर क्वांटिटी का जो आपका डिस्टेंस होता है ये आपका क्या होता है, क्या स्केलर क्वांटिटी होता है? बिल्कुल होता है। और वेक्टर का क्या आपको कुछ एग्जाम्पल पता है? डेफिनेटली आपको पता होगा, डिस्प्लेसमेंट। सर आपने तो कुछ बताया है नहीं, ये स्केलर और वेक्टर होता क्या? सीधा आप एग्जांपल देने लगे। देखिए मैं बताता हूं, स्केलर मतलब क्या होता है, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। स्केलर मतलब क्या होता है कि कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, ओनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। बट वेक्टर मतलब क्या होता है कि आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ध्यान रखिएगा ये सब आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा नहीं पता होगा। यहां पर जो वेक्टर है उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको यहाँ पर वेक्टर बोलेंगे। तो एक एग्जांपल दे दीजिए अच्छा सा, ताकि हमें समझ में आ जाए।
अब देखिए ये मेरे पास मार्कर है, क्या आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। देखिए ये हमारे पास एक मार्कर है। अब देखिए अगर आपसे आपके टीचर या आपके फ्रेंड ने पूछा कि इस मार्कर का वेट क्या है, लेट अस सपोज इसका वेट 20 ग्राम है, ठीक है, तो आप बोलेगा कि सर, या फिर आपके फ्रेंड को कोई भी दोस्त है, ये इसका जो वेट है ये 20 ग्राम है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बस आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है जो कि इसका वेट है और जो कि आपका 20 ग्राम है। बट देखिए अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये कहां पर सिचुएटेड है, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, तो आप लोग क्या बोलेगा? सर, अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो सर इसका मैग्नीट्यूड 20 ग्राम है और ये लोकेटेड कहां है? ईस्ट वाले साइड में लोकेटेड है। तो यहां पर क्या हो गया, आपने ईस्ट का वर्ड यूज किया है, मतलब कि कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन का वर्ड आपने यूज किया। या फिर बहुत लोग बोल सकते हैं सर ये एक्स एक्सिस में जो भी हो, आपने एक पार्टिकुलर डायरेक्शन का यूज किया है। तो इस केस में क्या बोलेंगे? सर ये वेक्टर है, ठीक है। तो अगर आपका ओनली मैग्नीट्यूड का बात हो तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर, बट यहां पर डायरेक्शन का बात हो मैग्नीट्यूड के साथ साथ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। तो क्या यहां तक क्लियर है? अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्या मैं समझाऊं? देखिए ये आपका सपोज कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, हम लोग एक कोई भी रमेश है, एक सपोज कीजिए कि एक रमेश है आपका फ्रेंड है, ठीक है, इसने क्या किया, ऐसे 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 ट्रेवल करके ऐसे ऐसे घूम के यहाँ आ गया, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये पूरा डिस्टेंस को काउंट करना पड़ेगा। लेट अस सपोज ये पूरा 10 किलोमीटर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस हो गया। बट मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट का, तो देखिए जो रमेश है जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ गया, तो मतलब क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है ये इस केस में 0 होगा। तो आपने देखा कि जो आपका यहाँ पर स्केलर है उसको यहाँ पर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था, बट जो वेक्टर है उसको डायरेक्शन से मतलब था। तो डायरेक्शन के कारण ही इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो आपका 0 हो गया। तो क्या सभी बच्चे को स्केलर और वेक्टर समझ में आ गया? मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा बेसिक था, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, मतलब कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑलरेडी मेरे हिसाब से पता होगा, मैं आपको एक बार बता देता हूं। सपोज कीजिए कि ये आपका ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस केस में हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल क्या है, पहले आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट ए को लिख दीजिए, देन आप लोग एंडिंग पॉइंट बी को लिख दीजिए और ऊपर में क्या हो जाएगा, ऐसे आप लोग एरो दे दीजिएगा। तो ये हमारा क्या होता है, वेक्टर का नोटेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में देखिए कैसे कर सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग स्मॉल ए और ऊपर में एरो दे दीजिएगा, इस फॉर्म में भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो क्या आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया? जो यहाँ पर ए है इसको आप लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और जो हमारा बी है इसको एंडिंग पॉइंट या फिर टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। ये सब बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर मैं पूछूं कि बी ए क्या होगा, तो क्या आप लोग ऐसे कीजिएगा, ए बी कर दीजिएगा और बी ए क्या आप लोग ऐसे कर दीजिएगा? जी बिल्कुल नहीं, ये आपका गलत रिप्रेजेंटेशन है। ध्यान रखिएगा जो वेक्टर को आप लोग रिप्रेजेंट कीजिएगा तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ऐसे कभी भी वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं होता है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर बी ए का बात हो रहा है तो भी आपको ऐसे ही एरो देना पड़ेगा। तो क्या सभी बच्चे को रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया? क्या अब हम लोग अगले टॉपिक में चले? बिल्कुल चलते हैं। तो अगला टॉपिक आप लोग यहाँ पर हेडिंग डालिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड आपको जानना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपका मैग्नीट्यूड पूछा नहीं जाएगा, बट आपके क्वेश्चन के बीच में ये वाला चीज यूज होता है। आप यहाँ पर सपोज कीजिए, देखिए मैग्नीट्यूड मैंने ऊपर में क्या बताया कि आपका ए बी वेक्टर है, तो अगर या फिर ए बी बोलिए या फिर आप लोग ए बोल सकते हैं छोटा है, तो ये भी आपका क्या एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन था। तो अगर मैं पूछूं कि मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते, तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग यहाँ पर ए बी के ऊपर यहाँ पर एरो, मैग्नीट्यूड को आप लोग डबल डंटी से डिनोट करते हैं, मतलब क्या हो गया, मोड जैसा साइन मान सकते हैं। या फिर अगर स्मॉल ए को कंसीडर करें तो इसको आप लोग इस तरह डिनोट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड को, ठीक है। यहाँ पर इसका एक और यहाँ पर दूसरा भी है। दूसरा क्या बताइए कि सिंपली आप लोग क्या कीजिए, एरो को हटा दीजिए तो सिर्फ आपका ए हो गया या फिर ए बी हो गया। ये भी आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों वे में आप लोग कोई भी एक वे में मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकाला कैसे जाता है
वो मैं आपको पोजीशन वेक्टर के बाद थोड़ा आगे जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नीट्यूड निकाला कैसे जाता है। तो अभी आप लोग क्या कीजिए, अगला टॉपिक डालिए, क्योंकि ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट हम लोग को नहीं करना है। जहां से क्वेश्चन आता है वहां पर हम लोग ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग क्या डालिएगा, पोजीशन वेक्टर। ध्यान रखिएगा, ये भी जानना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा क्या हो गया, ये एक्स ये वाई और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। ये तो आपने पढ़ा होगा 3D चैप्टर में, क्लास 11 में ही पढ़ा होगा, और क्लास 12 में तो आपको पता ही होता है ये सब चीज। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है, ओरिजिन है। तो ओरिजिन को अगर मैं ओ से डिनोट करूँ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0,0 होगा। मतलब कि 0 इन एक्स एक्सिस, 0 इन वाई एंड 0 इन जेड एक्सिस, ये सब आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर कोई लाइन खींचूं और इसको मैं नाम दे दूं पी, ठीक है, ये हमारा, और इसको नाम दे दूं पी, तो इसका आप लोग क्या बताइए, कोऑर्डिनेट बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं कि एक्स एक्सिस में एक्स यूनिट है और वाई में वाई यूनिट और जेड में आपका जेड यूनिट है। ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर x2 y3 z4 कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका यहाँ पर OP है यही आपका क्या हो जाएगा, जो OP है, या फिर यहाँ पर देखिए OP है, यहाँ पर इसको शॉर्टकट में आप लोग R से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा OP या फिर जो हमारा R वेक्टर है, ये हमारा क्या होता है, इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ज्यादा आपको सोचना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, OP के ऊपर आप लोग एरो लगा दीजिएगा या फिर R के ऊपर एरो लगा दीजिएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको पूछूं कि OP का डिस्टेंस बताइए, तो क्या आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए जो OP का डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, या फिर जो हमारा R का डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। अब देखिए तो आप लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बताइए, क्या आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, बिल्कुल याद होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर तो हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 0 का होल स्क्वायर तो हमारा y स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी तरह हमारा z स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया इस पोजीशन वेक्टर का। तो क्या सभी बच्चे को यहां तक क्लियर है, कोई भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है, मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब आप लोग नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। मेरे हिसाब से आप सभी को पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया होगा। पोजीशन वेक्टर के बारे में मैं आपको आगे और भी कुछ बताऊंगा, बट पहले आप लोग बेसिक समझ लीजिए कि उसके बाद मैं आई कैप, जे कैप और के कैप को इंट्रोड्यूस करूंगा। उसके बाद हम लोग पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड भी कुछ कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन तो और भी ज्यादा सिंपल है, मैंने आपको जस्ट बताया। ये हमारा क्या है, ये हमारा जेड और ये हमारा क्या है, एक्स है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई हो गया और ये हमारा जेड हो गया। तो आप लोग ऐसा मान के चलिए कि जो आपका सपोज यहाँ पर हमने क्या किया था, इसको ओ माना था, और ये जो हमारा लाइन था ये हमारा क्या था, पोजीशन वेक्टर था, या फिर इसको हम लोग ओपी एरो से डिनोट कर रहे थे, या फिर आप लोग आर वेक्टर कुछ भी बोल सकते थे, दोनों यहाँ पर इसका नोटेशन होता है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ इसको ध्यान रखिएगा कि ओपी क्या है, आपका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मान के चलिए, क्या मान के चलिए कि जो हमारा एक्स एक्सिस है ये हमारा पोजीशन वेक्टर के साथ आपका अल्फा एंगल बना रहा है, और जो हमारा वाई एक्सिस है ये हमारा पोजीशन वेक्टर ओपी के साथ एंगल क्या बना रहा है, बीटा बना रहा है, ठीक है। और जो हमारा जेड एक्सिस है ये हमारा पोजीशन वेक्टर जो ओपी है, ध्यान रखिएगा ये एंगल कहां से कहां तक होगा, ये एंगल यहां से लेकर यहां तक होगा, ठीक है। ये हमारा क्या बना रहा है, आपका गामा बना रहा है। तो क्या समझ में आया, वापस से बोलूंगा कि जो हमारा एक्स एक्सिस है ये हमारा पोजीशन वेक्टर ओपी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, जो हमारा वाई एक्सिस है वो हमारा पोजीशन वेक्टर ओपी के साथ बीटा, एंड जो हमारा जेड एक्सिस है वो हमारा पोजीशन वेक्टर के साथ आपका यहाँ पर अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है। तो क्या यहां तक क्लियर है, कोई बच्चे को डाउट है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये क्लियर है तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, कोसाइन एंगल, ठीक है। तो आपका कोसाइन वैल्यू क्या हो जाएगा, या फिर कोसाइन एंगल, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अल्फा बीटा गामा के बारे में मैंने बता दिया। तो इसका कोसाइन वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, कोस अल्फा हो जाएगा, आपका कोस आपका बीटा हो जाएगा, और आपका कोस गामा हो जाएगा। सर ये आपने क्या बताया, समझ में नहीं आया आपको, अल्फा बीटा गामा के बारे में समझ में आया। अल्फा क्या है, पोजीशन वेक्टर के साथ जो हमारा एक्स एक्सिस एंगल बना रहा है। तो अगर आपके क्वेश्चन ने पूछा, क्वेश्चन वालों ने क्या पूछा कि आप लोग हमें ये बताइए कि कोसाइन वैल्यू ऑफ दिस एंगल अल्फा बीटा गामा क्या होगा। तो कोसाइन वैल्यू मतलब क्या हो गया,
कॉस के बारे में बात कर रहा है, तो सिंपली अल्फा के बगल में या फिर आगे कॉस अल्फा हो जाएगा, बीटा की जगह कॉस बीटा हो जाएगा और गामा की जगह कॉस गामा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहां से नहीं आता, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होता है। अब मैं बताता हूं कि क्वेश्चन आपका कहां से आता है और इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, आपके जो एनसीईआरटी या फिर यूजुअली सभी बुक यहां पर करती क्या है कि जो कॉस अल्फा इसको एल से डिनोट करती है, ठीक है। अभी जो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लोग लिखते जाइए, सब समझ में आपको धीरे धीरे आ जाएगा। और जो कोस बीटा है इसको यहाँ पर एम से डिनोट किया जाता है, और जो आपका कोस गामा है इसको यहाँ पर कोस गामा है इसको आप लोग यहाँ पर एन से डिनोट कीजिएगा या फिर एन से डिनोट किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एल एम एन हो गया, जहां पर एल क्या है कोस अल्फा, एम क्या है कोस बीटा और एन क्या है कोस हमारा गामा है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको ज्यादा इसमें समझना नहीं और ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब मैं जो आपको एक इक्वेशन बता रहा हूं इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या होता है बताइए। ये हमारा होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 1 होता है, और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए अगर आपको एल एम एन में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर एल क्या है, एल हमारा कोस है, तो ये हमारा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस आपका कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। ये दोनों चीज को आप लोग याद कर लीजिए, वैसे तो दोनों एक ही है, ये दोनों चीज से यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पर क्या है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर या प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर कोस में आप लोग कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू क्या आता है 1 के इक्वल आता है। देखिए आपके यहाँ पर एनसीईआरटी या फिर कहीं पर भी इसका डेरिवेशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए डेरिवेशन में, बस आप लोग क्या कर लीजिए इस वाले रिजल्ट को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो क्या कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा, अगर आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, जहां पर अल्फा बीटा गामा है ये हमारा पोजीशन वेक्टर के साथ एक्स और वाई और जेड एक्सिस बना रहा है। और दूसरा क्या है कि कोस अल्फा को एल से डिनोट करते हैं, कोस बीटा को एम से और कोस गामा को एन से। उसके बाद तीसरा क्या है कि ये आपका तीनों को ऐड कर लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए इंडिविजुअली, तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। क्या सभी बच्चे को यहां तक समझ में आ गया है? वेरी गुड। ध्यान रखिएगा मैं बहुत जल्द क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, पहले आप लोग थ्योरी को जल्दी जल्दी आप लोग समझ लीजिए। अब क्या कीजिए आप लोग नेक्स्ट टॉपिक डालिए जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ वेक्टर। ध्यान रखिएगा यहां पर मैं आपको यूनिट वेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, क्योंकि जब तक आप लोग यूनिट वेक्टर को समझिएगा नहीं तब तक आपका कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला क्या वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर। तो ध्यान रखिएगा जीरो वेक्टर मतलब कुछ होता ही नहीं है जिसका मैग्नीट्यूड आपका 0 हो, और अगर किसी का मैग्नीट्यूड 0 होगा तो मतलब क्या कोई डायरेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अब ध्यान रखिए यहाँ पर इसको हम मैं एग्जांपल दूं क्या, देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या, ये हमारा ए और ये हमारा बी है, तो इसको हम लोग ए बी और ऊपर में एरो से डिनोट कर रहे थे। अब ध्यान रखिएगा अगर आपका ये इसको क्या बोलते थे स्टार्टिंग पॉइंट और इसको क्या बोलते थे टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो दोनों अगर आपका एक ही में आ जाए, फॉर एग्जांपल ये आपका ए हो गया और ये भी आपका बी हो गया, मतलब दोनों आपका एक ही पॉइंट में आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा जीरो वेक्टर हो गया। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर ए एक का ऊपर क्या एरो, तो ये क्या हो गया हमारा जीरो वेक्टर हो गया। देखिए इसका कोई मतलब नहीं है, जीरो वेक्टर मतलब क्या हो गया, ना कोई मैग्नीट्यूड है ना कोई डायरेक्शन है, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल मैं आपको जल्दी जल्दी करवा देता हूं, जिसके बाद हम लोग यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड टाइप का जो वेक्टर होता है वो आपका क्या होता है, इक्वल वेक्टर, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, जो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि हमारा कोई वेक्टर ए है और कोई दूसरा वेक्टर बी है। अब सपोज कीजिए कि ए का जो मैग्नीट्यूड है ये हमारा 2 है और जो हमारा बी का मैग्नीट्यूड है ये भी हमारा 2 है, और दोनों का डायरेक्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इस केस में क्या बोलेंगे कि दोनों यहाँ पर इक्वल वेक्टर है। तो क्या यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? ये सब तो छोटा छोटा बात है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पर मैं फाइनली मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको यूनिट वेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग यूनिट वेक्टर को समझिएगा नहीं तब तक आपको बाकी सब भी अच्छी समझ में आएगा नहीं। तो अब आप लोग यहाँ पर टॉपिक डालिए यूनिट वेक्टर, और यहाँ से एग्जाम में इतना क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है कि आपका मैग्नीट्यूड
वन होगा। और यूनिट वेक्टर का जो मेन काम है ये आपको डायरेक्शन देता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अब देखिए ये हमने कुछ देर पहले पोजीशन वेक्टर में किया था। यहाँ पर हमने क्या माना था कि ये हमारा P कोई पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है। तो ध्यान रखिएगा एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स यूनिट आपका एक्स एक्सिस में, वाई यूनिट आपका वाई एक्सिस में और जेड यूनिट आपका जेड एक्सिस में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यूनिट वेक्टर का जो मेन काम क्या होता है, ये डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होता है, ध्यान रखिएगा जो हमारा एक्स एक्सिस होता है इसको हम लोग आई ऊपर में कैप, ठीक है ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कैप बोलते हैं। तो आई कैप से डिनोट करते हैं। और जो हमारा वाई एक्सिस होता है उसको हम लोग यहाँ पर जे कैप से डिनोट करेंगे। और जो हमारा जेड एक्सिस होगा उसको हम लोग यहाँ पर के कैप से डिनोट करेंगे। तो यही यूनिट वेक्टर का काम होता है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये आपको डायरेक्शन देता है। तो क्या यहाँ से क्लियर है? अब देखिए अब मैं आपको सारा क्वेश्चन करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपका कोई वेक्टर यहाँ पर ए गिवन है जो हमारा 2i कैप है प्लस 3j कैप है प्लस 4k कैप है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 2 यूनिट हमारा एक्स एक्सिस में, 3 यूनिट हमारा वाई एक्सिस में और हमारा 4 यूनिट हमारा के एक्सिस में, सॉरी जेड एक्सिस में, ऐसा कोई वेक्टर ए हमें गिवन है। तो क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई बच्चे को डाउट है? यही चीज मुझे समझानी थी, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेगा तब तक हम लोग क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। मैं वापस रिपीट करूंगा, हम लोग एक्स एक्सिस को आई कैप से डिनोट करते हैं, जेड एक्स वाई एक्सिस को हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं और जेड एक्सिस को हम लोग के कैप से डिनोट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिया कि ए कोई वेक्टर है जिसका 2 यूनिट आपका एक्स एक्सिस में और 3 यूनिट आपका वाई एक्सिस में और 4 यूनिट यहाँ पर जेड एक्सिस में। तो क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है? अगर डाउट है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो हम लोग आगे चलेंगे। अब ध्यान रखिए यूनिट वेक्टर को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। यहाँ पर सपोज कोई ए वेक्टर है तो इसका ऊपर में हम लोग कैप लगा देंगे, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन देता है, ठीक है। और डायरेक्शन को हम लोग कैप से डिनोट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर का हमारा दूसरा नाम भी होता है डायरेक्शन वेक्टर। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, यूनिट वेक्टर का दूसरा नाम भी होता है डायरेक्शन वेक्टर होता है। तो कभी कभार क्वेश्चन वाले कंफ्यूज करके यहाँ पर डायरेक्शन वेक्टर भी पूछ लेते हैं। तो क्या यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चे को? अब मैं यूनिट वेक्टर का मेन चीज में आऊं। मैंने क्या बताया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये आपका डायरेक्शन देता है। बट इतना ही नहीं, अब देखिए यहाँ पर जो मेन काम है कि द यूनिट वेक्टर, इसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कीजिए। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पर ए वेक्टर मैं आपको बताता हूं, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसका एक पार्टिकुलर फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है कि ईच आपका ए कैप से हम लोग यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं और ये आपका होता है ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या आपको ये वाला फॉर्मूला पता था? अगर पता था तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो प्लीज ये वाले फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कीजिए। इतना यूज होगा आपके क्लास 12 मैथ्स में कि आप लोग मुझसे पूछ नहीं सकते, बहुत ज्यादा इसका यूज है। मैंने क्या बोला कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। मतलब देखिए अगर ये आपका सपोज ए वेक्टर है तो इसी के डायरेक्शन में आपको क्या बोल रहा है, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। तो ये हमारा क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोला है इन द डायरेक्शन ऑफ ए। यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन वाले क्या करेंगे, इन द डायरेक्शन की जगह वो लोग क्या कर देंगे, पैरेलल वर्ड का यूज कर लेंगे। बात एक ही होता है, पैरेलल टू ए वेक्टर या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो क्या यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर अब बच्चे के दिमाग में एक डाउट होगा, सर ये हम लोग मैग्नीट्यूड को कैसे निकालेंगे? क्या आपके दिमाग में डाउट चल रहा होगा? बिल्कुल चल रहा होगा। तो देखिए ऊपर में हमने क्या लिया था कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, ये हमने क्या लिया था, ये हमने ए वेक्टर लिया था। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि इसका आप लोग मैग्नीट्यूड निकालिए, मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड को 2 डंडा से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और अंडर रूट में होगा, ठीक है। क्या होगा, अंडर रूट में होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको तो आप लोग कर ही लीजिएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा मेरे हिसाब से 13
और 16 ये हमारा रूट अंडर 29 हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को यहां तक क्लियर हो गया? ये हमारा क्या आएगा, कोई यूनिट्स में आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो यहां पर आप लोग मेरे लिए एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको क्वेश्चन क्या गिवन है कि ए कोई वेक्टर है जो हमारा गिवन है 2i कैप प्लस आपका 4j के माइनस आपका यहाँ पर 1k कैप, ठीक है। आपको क्या बोला है कि इसका आप लोग मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कीजिए। तो वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। 1 2 3 आइयो फ्रेंड, आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए क्या करना है आपको, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा बताइए। ये हमारा अंडर रूट आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो गया, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो हमारा पॉजिटिव होता है, तो प्लस हमारा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 21 यूनिट्स हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला चीज भी क्लियर हो गया? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए सपोज आपके एग्जाम में आप क्वेश्चन क्या आएगा, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट कर लिया हमने। अब सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए ये आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रीड कीजिए। यहाँ पर पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो क्या बोला कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यहाँ पर इज इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस 2k के। तो मैंने आपको जस्ट बताया, देखिए यहाँ पर कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है। तो यहाँ पर क्या करना, वही आपको बोला है, यूनिट वेक्टर मतलब कि आपको ए कैप निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है। तो यहाँ पर ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा चीज को आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो ये हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस हमारा 2k कैप हो जाएगा, और आप लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए साइड में। तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रूट अंडर 6 आ गया। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए रूट अंडर 6 से, और यही हमारा क्या हो जाएगा, एक कैप हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आया? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है? देखिए इसको आप लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे, 1/√6 आपका आई कैप हो गया, प्लस 1/√6 आपका जे कैप हो गया, प्लस आपका 2/√6 आपका के कैप हो गया। तो इसको आप लोग सेपरेट कर सकते हैं, और यही हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? सभी बच्चे को समझ में आ गया कि यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए पिकअप किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर a प्लस बी इफ a आपका गिवन है और b आपका गिवन है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या यूज किया क्वेश्चन वाले ने, वर्ड को पैरेलल। और मैंने आपको जस्ट बताया कि इन द डायरेक्शन ऑफ ए या फिर पैरेलल लिखा हो रहेगा, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर क्या इन्होंने यूज किया है, पैरेलल यूज किया, ठीक है। और क्या बोला, टू दी वेक्टर ए प्लस बी। तो आपको ऊपर में क्या था, ए के बारे में पूछ रहा था, और नीचे क्या किया, आपको दो वेक्टर के बारे में पूछ लिया गया है। तो देखिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले ध्यान रखिए कि दो वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करेंगे। तो देखिए अगर आपका यहाँ पर ए वेक्टर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए वेक्टर आपका ये गिवन है और बी वेक्टर आपका ये गिवन है, और यहाँ पर क्या बोला है, ए प्लस बी, मतलब कि दो वेक्टर को ऐड कर रहा है। तो ऐड करने का सिंपल सा रूल क्या है, आप लोग कि जो आपका आई कैप वाला उसको आप लोग ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर 4 आई कैप है, यहाँ पर 2 आई कैप है, तो 4 + 2 आपका क्या हो जाएगा, 6 आई कैप हो जाएगा। यहाँ पर -1 जे कैप है और यहाँ पर -2 जे कैप है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका -3 जे कैप हो जाएगा। यहाँ पर +1 के कैप है और यहाँ पर +1 के कैप है, तो 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, तो प्लस आपका 2 के कैप हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये समझ में आ गया, ये हमारा क्या आ गया, a प्लस बी, मतलब कि दो वेक्टर को हम लोग ऐड करें, वो हमारा आ गया। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। तो क्या हमारा यहीं पर आंसर आ गया? जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको क्या बोला है, यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए। तो आपको क्या करना है, a प्लस बी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये निकालने के लिए बोला गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा।
डिवाइड में हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी की जगह आप लोग क्या लिखेगा, ये वेक्टर है तो ये हमारा 6i केप माइनस 3j के प्लस 2 के आ गया। और इसका आप लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा बताइए, इसका मैग्नीट्यूड आप लोग निकालिएगा 6 का स्क्वायर जो कि 36 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर जो हमारा प्लस 9 हो गया, 2 का स्क्वायर हमारा प्लस 4 हो गया। तो ये हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा रूट अंडर 49 जो कि हमारा 7 आ गया। तो नीचे क्या लिख दीजिएगा आप लोग 7 लिख दीजिएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया, कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन मैंने इक्वल वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है उससे लिया था। इक्वल वेक्टर के बारे में मैंने क्या बताया बताइए, मैंने आपको जस्ट थोड़ा देर पहले इक्वल वेक्टर के बारे में बताया था, क्या आपको याद है? इक्वल वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्शन भी सेम होता है और आपका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला कि एक वेक्टर है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप, और यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर दूसरा वेक्टर है आपका xi कैप प्लस आपका yj कैप, और बोला कि दोनों आपका इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर दीजिएगा, कंपेयर कर दीजिए। तो x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, क्या आप सभी को समझ में आ गया? कोई बच्चे को भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। अब देखिए कुछ देर पहले मैंने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बताया था, क्या आपको याद है कि आप लोग इतना जल्दी भूल गए? देखिए मैं वो पेपर खोज रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, और यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। और इसका ऊपर ऑलरेडी सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्या बोला है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रीड कीजिएगा। क्या क्वेश्चन विजिबल है? मेरे हिसाब से दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि इफ अ वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाई 3 विथ आई कैप, पाई बाई 4 विथ जे कैप एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ के कैप। ठीक है, तो आई क्या हो गया, आपका एक्स डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, जे कैप क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन को, और आपका के कैप जेड डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो मैंने क्या बताया, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पर ए कोई वेक्टर है जो पाई बाई 3 यहाँ पर एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, या फिर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आपका 1 होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई के मतलब क्या हो गया, अल्फा मतलब कि एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर पाई बाई 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर पाई बाई 3 हो जाएगा। और यहाँ पर मतलब वाई एक्सिस मतलब कि जे केप के ऊपर क्या एंगल, पाई बाई 4 है, तो ये हमारा कोस स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा। और यहाँ पर एक्यूट एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पर के केप के साथ मतलब कि जेड डायरेक्शन के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर यहाँ पर ये अल्फा बीटा गामा की जगह आप लोग थीटा रख दीजिए, तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आप बताइए कि कोस पाई बाई 3 मतलब क्या हो गया, कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो आपको पता होगा, मेरे हिसाब से ये 1/2 होता है। तो ये हमारा 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, कोस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो 1/√2 का ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हमारा कोस स्क्वायर थीटा जो कि हमारा 1 के इक्वल होगा। तो ये 1/4 प्लस 1/2 और ये हमारा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, 4 आएगा, ये 4 माइनस 1 माइनस 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ से कोस थीटा आपका क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हमारा 1/2 कब आता है बताइए, कोस थीटा हमारा 1/2 मैंने आपको बताया था, ये हमारा पाई बाई 3 मतलब कि हमारा 60 डिग्री में आता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्क्वायर हटाए तो आपका प्लस माइनस दोनों आता, बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्यूट एंगल। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ प्लस वाला लेना है क्योंकि 90 से कम वाला लेना है। तो हमारा थीटा का वैल्यू क्या आ गया, पाई बाई 3 आ गया। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आपको समझ में आया कि मैंने स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था? वेरी गुड। तो देखिए ये लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा
कि अभी मैं यूनिट वेक्टर से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, प्लस को इनिशियल वेक्टर होता है आपका, यहाँ पर को लीनियर वेक्टर होता है, वो सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगा। वो सब मैंने इस वीडियो में छूट गया है, लंबा वीडियो हो गया, ठीक है ऑलरेडी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज जो जो मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।